नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। कितने परसेंट? 15%। वो कितने हैं? 85%। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। तो 2022 की सबसे बड़ी जंग, कौन डाल रहा है जहरीला रंग, जहर। जी हां, चुनाव में हिंदू मुसलमान किसका काम आसान, चुनाव में सांप्रदायिकता का जहर किसकी लहर। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। कभी तुम्हें कौन बचाने आएगा, तो कभी तुम्हें कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। कभी 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, तो कभी 15% 85% पर भारी। कभी मुसलमानों एक हो जाओ, तो कभी 80 बनाम 20, कभी हरिद्वार में धर्म संसद, और अब तो सीधे सीधे हिंदुस्तान में नरसंहार की धमकी। चुनावों को सांप्रदायिक बनाने का पूरा प्लान, किसका काम आसान। यह धमकी एक मौलाना की है जिसने बरेली में खुलेआम मुसलमानों को भड़काया और कत्लेआम की धमकी दी। पहले मौलाना तौकीर रजा का यह पूरा बयान सुनिए। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट हो जिस दिन ये नौजवान ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। देखिए, एक धर्म संसद हरिद्वार में हुई थी, हम सब ने उसका विरोध किया था। जिस तरह के जहरीले बयान हरिद्वार की धर्म संसद में दिए गए थे, उस पर सब आक्रोश था, बहुत लोग आक्रोशित थे, होना भी चाहिए। लेकिन बरेली वाली मुस्लिम धर्म संसद या मुस्लिम मजलिस, कुछ भी कह लीजिए, उस पर एक सन्नाटा है, खामोशी है। मौलाना का यह बयान 7 जनवरी का, और कानून के हिसाब से इसे अभी तक जेल में होना चाहिए था। लेकिन शायद ये सेकुलरिज्म की मजबूरी है कि इस मौलाना के जहरीले बयान पर सब धृतराष्ट्र बन गए हैं। जो लोग हरिद्वार में धर्म संसद पर आक्रोशित थे, वो सभी इस मौलाना की नरसंहार वाली धमकी पर खामोश है। जो खुद को सेकुलर पार्टी कहती है, वो भी मौलाना की इस धमकी पर मौन है। और जिसे कथित सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता है ना, बीजेपी, उसने भी इस मौलाना पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो क्या जहरीले बयानों की ये लहर चुनावों को सांप्रदायिक बनाने के लिए आई गई है? तो क्या ये सब कुछ यूपी में जहर की लहर को तेज करने के लिए हो रहा है? चुनाव सांप्रदायिक हुए तो किसका काम आसान होगा? चुनावों में हिंदू मुसलमान किसका काम आसान? वारिस पठान जुड़ चुके मेरे साथ, ओवैसी की पार्टी से हैं, और साधना भारती जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अवनीजय श्रीवास्तव हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और सुधांशु त्रिवेदी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले वारिस पठान जी, क्योंकि पीएचडी तो आप लोगों की है इस तरह के बयानों में, तो मेरे को लग रहा है आप ही समझा सकते हैं इन बयानों के पीछे की सोच क्या होती है। नहीं वारिस भाई, मतलब चुनावों में हिंदू मुसलमान किसका काम आसान, कौन चुनावों को सांप्रदायिक बना रहा है? सीधा सवाल। क्या अमन भाई, कौन चुनावों को सांप्रदायिक बना रहा है? ये तो आप हम सब ने देखा कि किस तरह से पहले अब्बा जान, भाई जान, चाचा जान शुरू किया योगी ने, उसके बाद समाजवादी ने कहा जिन्ना, जबकि देश के मुसलमानों को जिन्ना से क्या लेना देना है। हम हिंदुस्तान, भारत का मुसलमान तो जिन्ना की 2 नेशन थियरी को कब से ठुकरा के हमारे महान देश भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहा है। अब और सांप्रदायिक तेल कौन डाल रहा है आग में? अब ये भी सुन लीजिए, हरिद्वार के अंदर एक कॉन्क्लेव होता है, सुमिट होता है, जेनोसाइडल स्पीच सुमिट। वहां पर क्या अनाउंस किया जाता है? हम और आप अपने बच्चों को तालीम देते हैं कि बेटा कलम उठा, कागज उठा, लिख, अच्छा पढ़ लिख के लॉयर बन, डॉक्टर बन, अमन चोपड़ा जैसा एक अच्छा एंकर बन। मगर वहां क्या सिखाया जा रहा है? बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा ले, 2 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दे। मुसलमानों के खिलाफ 20 घंटे तक सिर्फ जहर घोला जाता है, नरसंहार की बात की जाती है। वहां पे था धर्म सांसद
के नाम से सुमिट, मगर वहां क्या कहा जा रहा है, धर्म के नाम पे कोई बात नहीं। गीता, महाभारत, रामायण का कोई पाठ नहीं पढ़ा जाया था। अब वहां यति नरसिंहानंद उसको ऑर्गेनाइज करता है। ये वही यति नरसिंहानंद है जिसने पहले हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, बाहर है। ये वही यति नरसिंहानंद है जिसने भाजपा की महिला जो लीडर्स हैं उनके बारे में अपशब्द यूज किए थे। मैं तो वो शब्द को यूज भी नहीं कर सकता हूं आपके चैनल के ऊपर, इतने गंदे। उस पर FIR होती है मगर उसको अरेस्ट नहीं करते। वो फिर से एक धर्म सांसद की तैयारी कर रहा है। शिमला में बैठकर 4, 5, 6 मार्च को उसने एक धर्म सांसद का आयोजन किया है शिमला में। तो ऐसे दरिंदा, जो मैं तो उसको कहूंगा, जो बाहर खुली हवाओं में घूम रहा है, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। तो सांप्रदायिक तनाव यूं फैलता है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ, जो आज तो CM है उत्तर प्रदेश के, मगर इंशाल्लाह 10 मार्च के बाद नहीं होंगे, वो लाते हैं 80 बनाम 20। कौन 20 है पूरी देश को पता है, आपको ही पता है। अगर वारिस पठान ने, अमन भाई, ये बोल दिया होता 80 बनाम 20, तो अब तक आपका चैनल, पूरा देश, ये सुधांशु जितने बैठे सब मुझे बोल दिए होते एंटी नेशनल, कॉम्युनल, और मुझे पाकिस्तान भेजने का टिकट दे दिया जाता। मगर योगी आदित्यनाथ ने कहा तो कुछ नहीं, सब बस ने उसने इनका नहीं कहा, उसका नहीं करा। तो ये सांप्रदायिक तनाव तो ये फैला जा रहा है। इसकी भी वजह है, क्यों फैला रहे सांप्रदायिक तनाव ये लोग? क्योंकि बीजेपी को पता हो गया कि वो हारने वाली है उत्तर प्रदेश चुनाव। देखिए, पता है ये लोग टोटल फेल हो चुके हैं। ये लोग खुले घूम रहे हैं इस तरह का बयान देकर। ये लोग, एक मिनट सुनिए ना वारिस पठान, ये लोग खुले घूम रहे हैं इस तरह का बयान देकर। मेरा सवाल आपसे ये है, आप भी तो खुले घूम रहे हैं अभी तक। 15 करोड़ 100 करोड़ केस हुआ FIR। क्या कहा था मैंने? तो गिरफ्तारी नहीं हुई, पेश की थी आपके चैनल में, आपको भी तो गिरफ्तार नहीं किया गया ना। नहीं, मैंने तो तमाम, सुनिए अमन भाई, मैंने तो नहीं, आप एंकर है, आप धर्म सांसद वालों के वकील ना बने तो ज्यादा अच्छा है। एंकर में आप अच्छा काम कर रहे हैं। बरेली की मजलिस के वकील मत बनिए। कहा था मैंने, उसकी सफाई दिया, मैंने सफाई दी। तुम्हें कौन बचाने आएगा? असद ओवैसी उसको 15 करोड़ कर दिया, आपकी मर्जी है। देखिए, असद ओवैसी की जो स्पीच थी वो 45 मिनट की स्पीच थी। अमन भाई, मैं स्टेज पे मौजूद था। 45 मिनट की स्पीच को बीजेपी के जो ट्रोल है ना, ट्रोल जो 2 रुपया कमाते हैं हमारे नाम ले लेके, उन्होंने एक चलाया मुहिम, 45 सेकंड की उनकी स्पीच दिखा दिया। उस स्पीच को जब हमने पूरा दिखाया तो सबके टाइट फिश हो गई। हरिद्वार की धर्म संसद कितने दिन की थी? कॉल था हरिद्वार की धर्म संसद कितने दिन की थी? ना कॉल फॉर वायलेंस था। आपने कितना निकाला? 3 दिन की थी। आपने कितना निकाला? 3 मिनट 30 सेकंड। हमने तो 3 दिन का 3 मिनट निकाला ना। 20 मिनट, तो 40 घंटे, तो 40 मिनट का 40 सेकंड निकाला हमने। 20 घंटे का नहीं, गलत है। हमने हरिद्वार की स्पीच आप देख लीजिए अमन भाई, 3 दिन चला था ये पूरा सुमिट, 20 घंटे का था। सिर्फ एक ही बात हुई, वारिस पठान, बस सवाल सिर्फ ये है, सवाल ये है कि देश से निकालो। सांप्रदायिक कौन बना रहा है? सांप्रदायिक सिर्फ हरिद्वार से नहीं बन रहा ना, सांप्रदायिक बरेली के मौलाना तौकीर रजा भी बना रहे हैं, जिन पर आपको सियासी मोतियाबिंद हो जाता है, आपको नजर ही नहीं आता। आप 1.5 मिनट बोलेंगे लेकिन एक शब्द नहीं बोलेंगे मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ, जो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें रहने की जगह नहीं मिलेगी जिस दिन मुस्लिम हाथ से निकल गए मेरे। लड़ाई तो हमारे खून में है, पैदाइशी लड़ाकू हैं। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सेकुलर धमकी हो जाती है। हरिद्वार वाली सांप्रदायिक धमकी है, और जो बरेली वाले मौलाना की धमकी है वो सेकुलर धमकी हो जाती है। तुम्हें कौन बचाने आएगा? सेकुलर धमकी हो जाती है। 15 मिनट पुलिस हटा दो, सेकुलर धमकी हो जाती है। 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, सेकुलर धमकी हो जाती है। अबू आसिम आजमी बोलते हैं कि 85%, क्या बोलते हैं, मैं लिख के लाया हूं, अबू आसिम आजमी बोलते हैं कि 15% 85% पर भारी, ये सेकुलर धमकी हो जाती है। ये सियासी मोतियाबिंद होता है। अब वारिस पठान, दोनों तरफ से देखिए। मैं बोल रहा हूं हरिद्वार में जो बोला गया वो गलत, जो हरिद्वार में बोला गया वो गलत, मैं बोल रहा हूं ये, लेकिन आप भी तो खुले घूम रहे हैं अभी तक। मैं तो बता रहा हूं ना, नहीं हम तो, अरे हम पे तो केस हुआ, हम तो बेल वगैरह लेके बैठे हुए हैं साहब। हमारा क्या, लेकिन यति नरसिंहानंद तो देता ही जा रहा है, धमकियों पे धमकी, मगर FIR कर रही है। मगर बीजेपी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि उसको अरेस्ट करे। अरे उसको तो क्या अरेस्ट करेगी बीजेपी सरकार? तो अजय मिश्रा टेनिंग घूम रहा है MOS बन के, अब तक भी तो गिरफ्तार नहीं किया। MOS बन के घूम रहा है, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया। अमन भाई, आपको गिरफ्तार किया, क्लैरिफिकेशन भी, चलो बोलो यति नरसिंहानंद को क्लैरिफिकेशन दे। मैं बोल रहा हूं, चलो नरसिंहानंद को बोलो क्लैरिफिकेशन दे, क्या उसने कहा था कि नहीं किया था? अरे मेरा तो हेट स्पीच ही नहीं था, मेरा तो हेट स्पीच ही नहीं था सर, मेरा तो आप लोगों ने चला दिया। मैं तो 1500 वर्सेस 100 बोला, आपने 15 करोड़ कर दिया, मुझे हीरो बना दिया, पब्लिसिटी देके दीजिए। 20 में आप कैसे क्लियर किया? आपके चैनल ने लाइव दिखाया। अच्छा, एक मिनट रुकिए। आपने बोला 15 वर्सेस 100, तो समझ 15 वर्सेस 100 समझ में नहीं आया। 80-20 कैसे समझा आपने फिर? तो 80-20 पे क्यों FIR नहीं हुआ? तो 80-20 जब 1500
1500 कम्युनल है। अरे जिसने 85-15 का उस पर भी नहीं हुआ FIR। 85 बनाम 15 जिसने कहा, समाजवादी के जिसने आपका नाम लिया, FIR तो उस पर भी नहीं हुआ ना साहब। ना 80 वर्सेस 20। अरे संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने योगी जी। योगी जी संविधान और सबका बात करते हैं, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कैसा हासिल होगा अमन भाई सबका विश्वास, जब आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हो। मैं पूछना चाहूंगा, सुधांशु जी यहाँ पे बैठे हैं, ये 80 वर्सेस 20 में 80 क्या वो लखीमपुर वाले भी है जिन्होंने टेनी का और उनके बेटे ने जो किसानों को उड़ा दिया, क्या वो भी आपके साथ है? ये 80% में आए कौन, जरा उसका भी मेरे को उल्लेखन बता देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या 80% में वो भी लोग हैं जिनकी लाशें हमने तैरती हुई देखी थी गंगा घाट पे, क्या वो 20% में आ रहे हैं या 80% में आ रहे हैं? जरा उसका भी क्लेरिफिकेशन कर देंगे सुधांशु त्रिवेदी बैठ के, तो एक बड़ी बात होगी। जुड़ गए। मैं चाहूंगा सुधांशु जवाब दीजिए इस बात। सवाल ये था कि चुनाव में किसने जहरीला रंग डाला, कौन सांप्रदायिक बना रहा है, कौन हिंदू मुसलमान बना रहा है चुनाव को? वारिस पठान कह रहे हैं 80-20 करके आप लोग बना रहे हैं। 80-20। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो आपने भी दिखाया मौलाना तौकीर रजा का और ये बयान और जिन बयानों का जिक्र हुआ, चुनाव एक चीज, राजनीति एक चीज, पर ये जो कुछ कहा जा रहा है, वारिस पठान साहब भी समझने की कोशिश करें, ये धमकी नहीं है, ये तो फैक्ट है। हम 2021 में बैठे हैं, 1920 में केरल में यही हुआ था मोकला में, जिसकी वजह से आज मल्लापुरम मुस्लिम बाहुल्य जिला है। 50,000 लोग मार के काट दिए गए थे, कानून हाथ में ले लिया था। उसके बाद 1947 में लाहौर और कराची दोनों हिंदू बाहुल्य थे, कानून हाथ में लिया, खत्म हो गया। 1990 में श्रीनगर में यही हुआ, उसके बाद दुबरी बरबेटा में, उसके बाद मालदा में। तो ये जो कहा जा रहा है ये धमकी नहीं है ना, इसका चुनाव से मतलब है। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें हिंसा के द्वारा ये प्रकार सत्ता हटियाने का प्रयास कट्टरपंथी तबकों के, इस्लामिक तबकों के द्वारा होता है। अब मैं इस पे आता हूं, 80 बनाम 20। वारिस पठान साहब ने अच्छा सवाल किया, 80 बनाम 20 बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 80% लोग शांति से रहना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं, मगर 20% लोग एजेंडा ड्राइव करना चाहते हैं। और पिछले 100 सालों से लगातार उन्होंने यही किया है। उन 20% लोगों ने एजेंडा ड्राइव किया। और यहां तक मैं एक और बात कह दूं, इसमें 80-20 में आपको क्यों लग रहा है हिंदू मुसलमान है? मैं एक बात ये भी बता दूं, चलिए हिंदू मुसलमान के लिए आप भाजपा पे आरोप लगा लीजिए। मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं, बचपन में मैंने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं सुने, सिया सुन्नी दंगे सुने। मदे साहबा का जुलूस सियाओं का निकलना बंद हो गया मुहर्रम में। जब हमारी सरकार आई तो निकलना शुरू हुआ और शिया सुन्नी दोनों का जुलूस निकलने लगा, शांति से निकलने लगा कल्याण सिंह जी के जमाने से। तो ये बताइए, ये हिंदू मुस्लिम दंगा पर आरोप लगाते, सिया सुन्नी भी हम ही करवाते थे, वो भी अंग्रेजों के जमाने से हम ही करवाते थे ना। सबका सौहार्द और समन्वय हमारी ही सत्ता में रह पाता है, चाहे हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा ना हो या शिया सुन्नी के बीच में दंगा ना हो। इसलिए 80-20 वहां भी तो है, जरा गौर से कहिए। और आपके लीडर ओवैसी जी ने कहा था, लखीमपुर वाले काहे में आए, 80 में आए, 20 में आए? मैं इसी आ रहा हूं, आपके लीडर ने कहा था कि ये मुस्लिमों पे कार्रवाई ज्यादा हो रही है, जवाब भी नहीं है आपके पास। मैं उसी पे आ रहा हूं। अरे भाई, ये माफिया मुस्लिम में 80% है कि 20% है? बोलिए। एक सामान्य मुस्लिम जिसको हमने, मैं तो आपको सवाल किया, लखीमपुर वाले 20% में है, 80% में है योगी जी के हिसाब से, आपके हिसाब से? ये 20% की मानसिकता है। अफसोस, ये 20% की मानसिकता 80% को इसलिए मैं कहता हूं, ये जो टेने आ गए 80% में, और जो किसानों का कचल कर दिया गया, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, एक सवाल आपसे सुधांशु त्रिवेदी जी। वारिस भाई एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सेकुलरिज्म का साइनाइड है, फर्जी सेकुलरिज्म का साइनाइड है। अब पता नहीं किस किसने चाट रखा है ये सेकुलरिज्म की चिंगम, जबरदस्ती की चबा रहे हम लोग। हरिद्वार की धर्म संसद में FIR हुई, कार्रवाई हुई, होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जहर कोई भी खोले, धर्म सा कोई लेना देना नहीं। वो कालीचरण महाराज भी गिरफ्तार हुए और हरिद्वार की धर्म संसद में FIR हुई। ये बरेली वाला मौलाना पर कोई FIR क्यों नहीं हुई? 7 तारीख का बयान है, अगर मैं गलत नहीं हूँ 11 तारीख हो चुकी है, कोई FIR नहीं। इनको छूट है, यहां होगी तो तुरंत कार्रवाई होगी, क्योंकि खतरे में आ जाता है भाई सेकुलरिज्म, और तुरंत कार्रवाई होगी। वहां से आए दिन 80 करोड़, 100 करोड़ पर भारी, 15 करोड़, 100 करोड़ पर भारी, 85% पर भारी, 15%, एक हो जाओ, मार दो, काट दो। ये भी तो एक तरीके का तुष्टीकरण है। माफी के साथ एक सवाल, भाई आप लोग भी तुष्टीकरण कर रहे हैं क्या? इधर होता है तो तुरंत गिरफ्तारी अंदर डाल दिया जाता है, FIR हो जाएगी। बरेली के मौलाना का 7 तारीख का बयान है, खुला घूम रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर इस पर।
अमन जी देखिए, कार्रवाई एक कानूनी और तकनीकी विषय है, पर यहाँ पर जो विषय है वो कॉन्सेप्चुअली तो बहुत बड़ा विराट विषय है। इसी पे छोड़िए क्यों, ये बताइए, चाहे केरल में प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काटा गया हो या फ्रांस में सैमुअल पाटी का, उसके बाद दोनों के लिए खुलेआम समर्थन। इसी उत्तर प्रदेश में एक मंत्री महोदय थे ना, जिन्होंने डेनिस कार्टूनिस्ट का सर काटने वाले को 10 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा चू बोला था, चू नहीं बोला था। आज आकर सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसीलिए मैंने कहा उस 20% को एजेंडा ड्राइव करने दिया गया और ये 100 साल से दिया गया। मैं कह रहा हूं तमाम गलतियों के बावजूद कोई सीट नहीं ली गई। बस सबको लगता है कि वो वोट हमको मिल जाए एनी हाउ, अरे किसी कीमत पे मिल जाए, देश टूट के मिल जाए, फूट के मिल जाए, आग लगा के मिल जाए। बस उस 20% वोट के लिए सबकी ये जवाबी कव्वाली चल रही है। अमन चोपड़ा जी, जैसे कि आजकल जाड़े का दिन चल रहा है ना, हर कंपनी के भी मेरा च्यवनप्राश असली है, मेरे में केसर है, मेरे में, वैसे ये सारी राजनीतिक दल केवल मुस्लिम वोटों में भी सिर्फ कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में लगे। सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट पहले वारिस पठान आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि साधना भारती कांग्रेस पार्टी से और अवनीजेश अवस्थी उनका भी रिएक्शन लेना होगा, लेकिन पहले वारिस पठान आप जवाब दे दीजिए। जरा सा 10 सेकंड में मैं जवाब दे देता हूं। सुधांशु जी ने अभी बात की 1920 में ऐसा हुआ था, तो फिर उसके बाद ऐसा हो गया, जेनोसाइड हो गया। सही कहा सुधांशु जी, जेनोसाइड स्टार्टेड विद द हेट स्पीचेस इन वांडा। यही तरह की जेनोसाइडल स्पीच दी गई थी वहां पर भी, और उसके बाद में दर्शनहार शुरू हो गया था वांडा में, और वही हो रहा है हरिद्वार में, वही हो रहा है रायपुर में, जहां पे कांग्रेस की भी सरकार थी, कालीचरण ने भी वहां से कहा, और यही अभी लोग करने जा रहे हैं। शिमला में भी धर्म सांसद के नाम पर कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम, इसको अगर सख्ती से नहीं रोका तो ये बहुत आगे जाएगा। ये आप भी जानते हो सुधांशु जी। मोदी जी क्यों खामोश है, क्यों यति नरसिंहानंद के वारिस पठान, मौलाना तौकीर रजा के बयान पर एक शब्द बोलेंगे आप? मौलाना तौकीर रजा बरेली की ये मुस्लिम मजलिस में जो भड़का रहा है, हिंदुओं के नरसंहार की धमकी दे रहा है, मैं बोल रहा हूं हरिद्वार में गलत हुआ, ये आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं फिर से सुना दूं? क्या कहा इसने? आप कहें तो मैं सुना दूं? नहीं, मैं आपको या ये सेकुलर धमकी है? मौलाना का बयान नहीं सुना दीजिए फिर। मैंने बयान नहीं, ये वाली धमकी क्या होता है, सुना ही नहीं। आया हूं अमन साहब आपके सामने। वारिस भाई, अगर आपको सिर्फ हरिद्वार की एक तरफा धमकी सुनाई देती है ना, बरेली वाली सुनाई नहीं देती आपको, सुनाई नहीं देती आपको, पता ही नहीं होता। हेट स्पीच अगर है तो कार्रवाई करिए। किसी ने भी अगर हेट स्पीच दिया है, धमकी दिया है, किसी का नरसंहार, इसमें अगर मगर, जब हरिद्वार में होता तब अगर मगर नहीं होता, तब होता अंदर डालो अंदर डालो। बरेली में आता है मौलाना धमकी देगा तो कार्रवाई अगर मगर। भाई आप तो वकील है ना वारिस पठान, सरकार किसकी है? वारिस पठान, हरिद्वार में जब मामला होता है तब तो नहीं कहते कि सरकार किसकी है, सरकार कार्रवाई करे। हरिद्वार की धर्म संसद में होता अंदर करो अंदर करो अंदर करो, एफआईआर करो, आतंकी बता दिया जाता है, दंगाई बता दिया जाता है। जब बरेली में ये मौलाना धमकी देता है तब कानून संविधान याद आता है, तब आप नहीं कहते कि सरकार अपनी मर्जी से कार्रवाई करे, तब नहीं कहते इसे अंदर करो। सुनाओ आपको क्या क्या जहर उगला इस आदमी ने, सुनाओ मैं आपको, सुनाइए एक बार, मौलाना तौकीर रजा को सुनाइए, सुनिएगा ध्यान से। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट हो गई। जिस दिन ये नौजवान ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अभी हरिद्वार में कहा जाता ना कि मुसलमानों तुम्हें जगह नहीं मिलेगी सर छुपाने की, तो सबसे ज्यादा छाती आप पीट रहे होते। आज ये मौलाना कह रहा है हिंदुओं तुम हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी। अब आप बोलिए इसके खिलाफ। जरा वहां पर एक लेडी साध्वी ने कुछ कहा था हरिद्वार में, वो भी जरा क्लिप सुनाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। यति नरसिंहानंद की क्लिप सुनाएंगे तो भी बड़ी मेहरबानी होगी। वहां तो हो गया ना, वहां तो एफआईआर हो गई, तो भी बड़ी मेहरबानी होगी। वहां तो एफआईआर हो गई, तो लेकिन क्यों वहां तो कार्रवाई हो गई। वो तो हेट स्पीच है, ये हेट स्पीच नहीं है क्या? एफआईआर से क्या होता है अमन भाई? अरेस्ट क्यों नहीं? अरे वो तो करते जा रहा है। वापिस धर्म सांसद का उन्होंने कॉल दे दिया कि अब 4-5 ये शांति दूत है आपके लिए, ये मसीहा है, आज ही आया है बयान। ये मसीहा सेकुलरिज्म का शांति दूत है, भड़का रहा है, नरसंहार की धमकी दे रहा है, कह रहा है हिंदुओं को सर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप उसके खिलाफ, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं आप, पूरा देश देख रहा है वारिस पठान, या उसके अगेंस्ट बात एक शब्द नहीं बोल रहे हैं मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ। चाहे अमन वर्मा, कोई भी नहीं, बोलिए मौलाना तौकीर रजा, कोई भी मौलाना हो,
अगर बहुत जो गलत, हमारे बहुत देश गलत। की प्लुरलिज्म सेक्युलरिज्म को ये कब्जा करने हेट की स्पीच बात के करें खिलाफ तो नहीं, कानूनी आपका कार्रवाई हिंदुओं करना के खिलाफ चाहिए। जहर है ये। करिए। मैं आज डंके की चोट पर बोलता हूं, नहीं, आपका मैं तो हिंदुओं के खिलाफ जहर है। अरे अगर आप नहीं। बरेली के खिलाफ भी इतना ही खुलकर बोलते ना आप तो मैं मुसलमान बोलता के हेट खिलाफ स्पीच जहर के बोल- खिलाफ है। आप मुसलमानों के खिलाफ, अमन भाई मैं के चैनल पे बोल रहा हूं, आप रोज आकर अपने मुसलमानों खुलकर के साथ खिलाफ दे रहे हैं देश आज के मुसलमान मौलाना जो तौकीर रजा का। अच्छे शहरी है उनके खिलाफ जहर घोल रहे हो आप जहर घोल रहे हो अमन भाई, देश की जनता के सामने रोज हाँ, टीवी पे ये 8 बजे शांति दूत है बैठकर मौलाना ये तौकीर बंद रजा। करो, ये सेक्युलरिज्म जहर के तो लिए अमन सही चोपड़ा नहीं, घोल रहा है। सेक्युलरिज्म के लिए सही- ये तो शहद पेश करो। घोल रहा है। अगर उन्होंने ये तो गलत किया है- सांप्रदायिकता का शहद घोल रहा है। अरे अगर सरकार मगर की खामोश बैठी है। हरिद्वार में अगर मगर नहीं होता, अगर बरेली में अगर मगर हो उन्होंने जाता तो है। आप चलिए उनके खिलाफ- साध्वी जी बोलना चाह रही हैं। अगर गलत बोला है किसी ने साधना भी तो आप साधना उनके जी, खिलाफ साधना एक्शन भारती लो। जी हैं मैंने कांग्रेस गलत बोला, पार्टी से। एक्शन हुआ, जो रुक भी जाइए। बोलता है गलत, वारिस उसके खिलाफ पठान, एक्शन वारिस लीजिए। पठान, वारिस पठान। साधना भारती जी, कौन बना रहा है चुनावों को हिंदू मुसलमान? बीजेपी AIMIM को आपने सुना। साधना जी जी, आदरणीय अमन जी, सबसे पहले तो आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, उन्हें श्रद्धा से नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगी। देखिए, सबसे पहली बात ये कि सब जानते हैं कि चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में तो कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, जग जाहिर है। दूसरी बात कि बरेली में क्या कहा गया या उत्तराखंड के अंदर क्या कहा गया, हरिद्वार में या रायपुर के अंदर जो कहा गया, तीनों बिल्कुल गलत है। मैं तीनों की भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ। हमने गिरफ्तार किया था क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते जिम्मेदारी से कह रही हूँ। लेकिन क्यों नरसिंहानंद को गिरफ्तार नहीं किया गया? कारण क्या है उसके पीछे? और अगर कोई भी हेट स्पीच करता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। जवाब देना चाहिए। परंतु मैं ये कहूंगी कि चुनाव में ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। ना साधना भारती की और ना जनता की नींद को दिक्कत है, ना भजन से है, ना अजान से है। हमारी दिक्कत, हमारी नींद को दिक्कत किसानों को कुचलवाकर जिन्होंने मरवाया उन हैवान से और उन हैवानों को बचाने वाले हुक्मरान से है। हमें उन लोगों से दिक्कत है। और जो आप बात कह रहे हैं, देखिए हमारे महा उपनिषद के अंदर अध्याय 4 का 71वां श्लोक है, अयम निजो परोवती गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये इसका है, ये मेरा है, ऐसी सोच छोटे चित्त वाले लोग रखते हैं। जिनका उदार हृदय होता है ना, उनके लिए पूरा संसार उनका परिवार है। और ये मंत्र जो मैंने आपको बताया, ये हमारे संसद भवन के कक्ष में लिखा हुआ है, प्रवेश कक्ष में। तो मुझे लगता है सभी को इसका पालन करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इसी में विश्वास रखती है। परंतु मैं प्रश्न करती हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं यहाँ, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन्होंने देश के लोकतंत्र के मंदिर में महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाले गॉडसे को देशभक्त बता दिया। मोदी जी ने कहा मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भाजपा की अम्मा जान RSS के दबाव में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। कपिल मिश्रा, जिन्होंने किस तरह की बयानबाजी की, क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर, ये बताएं। ये यति नरसिंहानंद की आप बात करें, क्या कार्रवाई उन पर बताई जाए? आज ये पार्टी सिर्फ जाति धर्म को धंधा बना रही है क्योंकि चुनाव है। ये कार्रवाई इसीलिए नहीं की जाती क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति करने का काम ये लोग करते हैं। मैं पूछती हूँ, अगर ये अभी 80 और 20% की बात अमन जी अभी चल रही थी, मुझे नहीं पता योगी जी ने क्या क्या, सब जानते हैं। 20% और 80% हिंदू मुसलमान को लेकर ये प्रश्न उठाने का काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है 20% तथा कथित 20% मैं बता रही हूँ हिंदुत्ववादी, जो गॉड से पूजक हिंदुत्ववादी है वो है, और 80% बहुसंख्यक हैं जो कि गांधीवादी हैं, जो गांधीवादी विचारधारा से उत्प्रोत है और वो सही हिंदूवादी हैं। आज उनकी लड़ाई है तो हिंदूवादी जीतेगा, हिंदुत्ववादी नहीं। क्योंकि हिंदुत्व तो शब्द किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी वेद में नहीं है, किसी पुराण में नहीं है। ये भाजपा अपनी राजनीति चमकाने के लिए करती है। तो एक सवाल का जवाब मुझे आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी एकदम स्पष्ट कर दे। आप क्योंकि बहुत हिंदुत्ववादी बनते हैं, आप बताइए कि संजय निषाद जी से आपने ठगबंधन किया उत्तर प्रदेश में। उन्होंने ये बयान दिया कि राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठा दिया और माता कौशल्या के सतीत्व पर उन्होंने प्रश्न उठाया जिन निषाद राज जी ने पैर पकारे राम के। निषाद समाज, पूरा निषाद समाज संजय निषाद को माफ नहीं कर सकता। अब अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है, तभी आपने ठगबंधन अभी भी जारी रखा है। नहीं तो क्या मात्र चुनावी वैतरणी पार करने के लिए आप निषाद राज जी की नैया में सवार हो गए, संजय निषाद की नैया में? तो आप बताएं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि आपकी लाइन क्या है। सही बात, क्या राम को दशरथ का पुत्र मानते हैं कि नहीं मानते, ये बता दें। साधना जी, बिल्कुल सही। साधना जी, आपको दर्द हुआ जब माता कौशल्या पर टिप्पणी की गई, आपको तब दर्द नहीं हुआ जब प्रभु राम को काल्पनिक बताया? आपको तब दर्द नहीं हुआ कि प्रभु राम कहाँ पैदा हुए,
जब इतने काली सारे चरण कमरे ने हैं, पता कहा नहीं कितने कि 40 महात्मा कमरे हैं, गांधी जी प्रभु की राम मां कहाँ को पैदा हुए, जब अपमानित मजाक करने पर आपको प्रश्न तब में उठाया। सुनिए ना गांधी जी के साधना लिए जी, किस जब तरह आप के बोल शब्दों रही का थी, उच्चारण किया अमन जी? साधना जी जब आप बोल रही थी आप सब सुन रहे नहीं, थे। मैं मैं जब आपको बताया पूछूं ना, कब सवाल दर्द हुआ? कंप्लीट कर लूं फिर आप बताया बोलिए ना। कब दर्द हुआ? जी जी ये भाजपा साधना जवाब जी, आपसे सवाल पूछा, उनका साधना जवाब जी, दे दें आप। साधना जी जब आप कंप्लीट कर ले मैं सवाल पूछ सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो, पूछ सकता हूं? बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल, मैं तो जब बता मैं रही हूँ ना, कंप्लीट मुझे कर लूं कब सवाल दर्द तब हुआ। बोलिएगा। आपको दर्द हुआ माता कौशल्या पर इस तरह की टिप्पणी की गई, आपको तब दर्द नहीं हुआ जब प्रभु राम को काल्पनिक बताया गया, आपको तब दर्द नहीं हुआ जब प्रभु राम को टेंट में रखने की साजिश कांग्रेस के नेताओं ने की, आपको तब दर्द नहीं हुआ जब राम मंदिर चाहने वाले बुरे हिंदू, आपको तब दर्द नहीं हुआ जब ये आपके नेता ने पूछा कि 40 कमरे हैं वहां तो कहां पैदा हुए प्रभु राम, तब आपको दर्द नहीं हुआ। तब भी होता तो मेरे को लग रहा। अच्छा हाँ, बोल लीजिए आप, फिर त्रिवेदी जी आप बोलिएगा। सीता का अस्तित्व राज्यसभा में नकार दिया माता सीता का। दर्द हुआ जब राम की तुलना शराब से करने वाले नरेश अग्रवाल जी को भाजपा ने राज्यसभा भेज दिया। बहुत दर्द हुआ मुझे इन बातों पर। दर्द हुआ जब महात्मा गांधी जी की माता के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हुए काली चरण की काली जबान सामने आई, भाजपा के नेता ने निंदा नहीं की। अभी भी निंदा कर दे तो मैं मान जाऊंगी, अभी भी कह दे कि गॉड से मुर्दाबाद तो मैं मान जाऊंगी, कह दे कि जय सिया राम होना चाहिए, मात्र जय श्री राम से काम नहीं चलता। सीता माता का आप अस्तित्व न कर देंगे, आप उनको मनगढ़ंत बता देंगे, आप कुछ नहीं कर देंगे, तब प्रश्न ना उठाया जाए। तो पूछिए राम दशरथ के पुत्र थे कि नहीं थे, मानते हैं कि नहीं मानते? जी सुधांशु जी जवाब दे देंगे। मंदिर जाने वाले लड़कियां भी नहीं छेड़ते है ना। त्रिवेदी जी आप जवाब दे दीजिए। मंदिर में पुजारी बलात्कार जी 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 अवनी जय अवस्थी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा 1 मिनट में आपके पास आऊंगा अवनी जय अवस्थी। सुधांशु जी बहुत सारे विषय थे, इसका क्रमवार उत्तर देता हूँ। पहला, आज स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, तो मैं साथी जी याद दिला देना चाहता हूँ स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई और उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। एक CIA के ऑफिसर की किताब है कन्वर्सेशन विद ए क्रो और KGB की मित्रों के आर्काइव, KGB एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए। सत्ता की मलाई चाटने के लिए क्या क्या किया गया उस जमाने में आदरणीय जवाब। राम के पुत्र हैं कि नहीं? बहुत अच्छा आपने प्रवचन दिया, हिंदू बनाम हिंदुत्व। ये हिंदू बनाम हिंदुत्व का कहने वाला कौन है? जो आज केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है, जिन्होंने इसी MIM के साथ सत्ता में भागीदारी की और जिस समय अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो घटिया बयान दिया था हिंदू देवी देवताओं के लिए, अपने गठबंधन तक से बाहर नहीं किया था। ये वही हिंदू बनाम हिंदुत्व कहते हैं जो बंगाल में पीरजादा पार्टी के, ये वही है जो कहते हैं मदरुद्दीन अजमल के साथ असम में गठबंधन करके बैठे हैं और आके यहाँ भाषण दे रहे हैं हिंदू बनाम हिंदुत्व। भगवान राम को कहा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर कहा कि राम काल्पनिक थे, जिसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी है कांग्रेस अध्यक्षा ने, और आकर आज यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। भगवान राम की हत्यारी मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन देकर इन्होंने बचाया, उसके लिए माफी नहीं है। 11 नवंबर 1966 गोरक्षक संतों पे इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवा दी, उसके लिए आज तक माफी नहीं है। सुनिए, अभी 19 दिसंबर 1992 नरसिम्हा राव ने कहा बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर करवाएंगे, उसके लिए माफी नहीं है। 2008 में विकीलीक्स के हिसाब से, मैं उसको सच नहीं मानता पर आज तक राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया, हिंदू आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है, जैसे मोहम्मद से बड़ा है, हिंदू आतंकवादी है, इसके लिए माफी नहीं है। जनवरी 2013 में सुशील कुमार शिंदे बतौर गृह मंत्री कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी कैंप चल रहे हैं। जब संसद में पूछा जाता है तो भारत का गृह मंत्री का हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, इसलिए हम अपना बयान वापस लेते हैं। इसलिए इस विषय के ऊपर जब आप लोग प्रवचन देते हैं तो ये लगता है कि जैसे सगाल प्रवचन हो रहा है, जब राहुल गांधी इसके ऊपर बोलने लगते हैं। और आपने धर्मशास्त्र कोट किया तो मैं भी बता देना चाहता हूं, हमारे धर्मशास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? लिखा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर आप लोग धर्म का नाश करने में लगे रहते हैं, देश का धर्म, राष्ट्र का धर्म, संस्कृति का धर्म, सबको छिन्न भिन्न करने में। इसलिए वो विषय छोड़िए, सबको अच्छी तरह याद है किसने 60-70 सालों में क्या क्या किया है और हाल के वर्षों में किसने क्या। सुनिए, हिंदू तालिबान किसने बोला? शशि थरूर ने। हिंदू पाकिस्तान किसने बोला? मणिशंकर अय्यर ने। अयोध्या मैगजीन किताब में लिखे हिंदू बोके हराम किसने बोला? और उसके बाद प्रवचन है हिंदुत्ववादी था गॉडसेवादी, हिंदुत्ववादी उसी से पूरा क्या गॉड से मुर्दाबाद बोल दीजिए, जी मान जाऊंगा। और उसके बाद मराठा मुर्दाबाद बोलो भाई, मुर्दाबाद बोल दीजिए आदरणीय भाई, गॉड से मुर्दाबाद बोलेंगे आप? अवनी जय ठीक है ना। अब साधना जी वो आप बोल रही थी, वो चुपचाप सुन रहे थे, ये सलीका नहीं है डिबेट करने का। आप बोल रही थी वो चुपचाप सुन रहे थे, आपको वो बीच में बिल्कुल नहीं बोले। इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी ना साधना जी। आप बोलेंगे कोई बीच में नहीं बोलेगा, आई विल मेक श्योर। जब आप बोलेंगी कोई बीच में नहीं बोलेगा, आई विल मेक श्योर।
मगर जब कोई और बोले तो आप भी ना बोले, अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं अवनीश अवस्थी जी के पास जा रहा हूं। अवनीश अवस्थी, लेकिन ये तो है ना, इस पिच पर बीजेपी अच्छा खेलती है, तो बीजेपी को सूट करती है हिंदू मुसलमान वाली पिच, और ये तो ऑपोजिशन को भी पता है। अवनीश अवस्थी, मुझे तो इसलिए आरोप लगता है कि यही लोग कर रहे हैं हिंदू मुसलमान ज्यादा। बीजेपी नहीं, आरोप कौन लगाता है? जो खुद करता है। एक बड़ी सी बात है, मैं सारे जितने सवाल उठे हैं सबसे बाद में बोल रहा हूँ, इसलिए सभी सवालों का जवाब भी दूंगा जो वारिस पठान ने उठाया, जो साधना जी ने उठाया। साधना जी को मैं जानकारी उनकी थोड़ी सी दे दूं कि वो जो गोडसे का मंदिर बनाया था ना, वो बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस का सदस्य है। कमलनाथ जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उसके लिए माला लेकर के उसके दरवाजे पर खड़े हो गए थे जाकर के। और ये वही कमलनाथ हैं जो कह रहे थे कमरे के अंदर जाकर के कि मुझे 90% नहीं 100% मुसलमानों के वोट चाहिए, इनको तो मैं बाद में देख लूंगा, हिंदुओं को तो मैं बाद में देख लूंगा, ये होती है। और इनके सिद्धू साहब कह रहे थे कि आप यहाँ पर 35% हो या 64% हो शायद किशनगंज में जाकर के, अगर आप इकट्ठे हो जाओ तो ऐसी बाउंड्री के बाहर नरेंद्र मोदी को मारना कि पाकिस्तान जाके गिरेगा, ये है। और आपने अमन जी, आपने एक बयान का तो जिक्र ही नहीं किया अभी। वारिस पठान जी को याद दिला दीजिए, इनके एक नेता कह रहे हैं बाबर राज आएगा। संविधान की बात रोज करते हैं और कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया, जिसके आधार पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहते हैं उसको फिर से बनवाऊंगा, अपने लहू की अंतिम रग तक जो है वो बाबरी मस्जिद को लेके आऊंगा। ये संविधान की बात करते हैं रोज रोज। महत्वपूर्ण बात यह है, बड़ी साफ सी बात यह है कि लगातार 70 वर्षों तक एक व्यक्ति ये कहता रहा या 300 करोड़ रुपए जो है कब्रिस्तान की दीवार बनाने के लिए लगे गए तो वो धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि कब्रिस्तान और शमशान दोनों में बनाऊंगा तो वो क्या हो गया? वो सांप्रदायिक हो गया, वो सांप्रदायिक। लेकिन अवनीश अवस्थी, मैं आपको बताऊं, जी ये जहरीला बयान देने वाले किसी एक आदमी पर कार्रवाई हुई हो तो मुझे नाम बताइए। मैं आपको 10 बता दूंगा जिन्होंने हरिद्वार या इस साइड से अगर कुछ कहा, उन पर हर दूसरे दिन कार्रवाई हुई है, FIR हुई है, गिरफ्तारियां हुई है, तुरंत गिरफ्तारियां होती है। वहां से आए दिन होता है 100 करोड़ पर भारी, 15 करोड़, 80 करोड़ पर भारी, 85% पर भारी, मार देंगे, काट देंगे, किसी पर नहीं हुई है, होती ही नहीं है भाई। अमन जी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं और बिल्कुल बिना किसी हिचक और संकोच के कह रहा हूँ, सुधांशु जी बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर 7 जनवरी को जिस मौलाना ने ये रैली की है, बयान दिया है, 8 जनवरी को आचार संहिता लागू हो गई है, उसके बाद समूचा प्रशासन जो है वो चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बाहर हो जाता है, चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है, इसलिए उसकी बात मत करिए। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी, यति नरसिम्हानंद के खिलाफ हमने बोले, लेकिन उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं आता। कमलेश तिवारी को तो मार दिया जाता है, कमलेश तिवारी को मार दिया जाता है। दिक्कत ये है, आचार संहिता लागू हुई, किसी ने शिकायत करी इसकी, किसी नेता ने, किसी बीजेपी नेता ने शिकायत करी, किसी ने शिकायत करी इसकी, शिकायत भी नहीं हुई होगी इसकी, इसे तो छूट है, आजादी है भाई। किसी ने शिकायत भी की हो तो मुझे बताइए, अगर आपको पता लगा हो सकता है मैं मिस कर गया हूं। हाँ अमन जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि पिछले 5 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में जहां के शहर दंगों के नाम से मशहूर थे, अलीगढ़, मेरठ, मलियाना, यही थे ना, मुजफ्फरनगर, और कहें तो और भी नाम गिना सकता हूं आपको मैं। उन 5 वर्षों में न हिंदू मरा न मुसलमान मरा। ये क्या सबसे बड़ी सफलता नहीं है क्या एक शासन और प्रशासन की? कोई पिछले 7 वर्षों में एक बम नहीं फटा। रोज क्या होता था, बनारस, जयपुर, सरोजनी नगर, स्वामीनारायण मंदिर, जहां देखो वहां एक बम फटता था। क्या ये शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी सफलता नहीं है? क्या ये धमकी दे दी है? नहीं, दंगा नहीं हुआ तो दंगे का वेट हो रहा है क्या? ये आए दिन आकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं, आकर धमका रहे हैं, ये क्या कार्रवाई हुई? वारिस पठान, ठीक है। अमन जी मुझे 10 सेकंड और दीजिए। अच्छा बोल लीजिए आप। अमन जी 10 सेकंड और बोल लीजिए। 1984 में 3 दिन के अंदर हजारों सिखों को गले में टायर डाल करके घर से निकाल के जला दिया गया। पुलिस की गोली से एक आदमी घायल तक नहीं हुआ, पुलिस की गोली तक नहीं चली। पूरे स्वतंत्र भारत में मुझे एक ऐसा बता दीजिए। अब अवनीश अवस्थी, इतना भूतकाल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम वर्तमान की बात करें, ये आदमी खुला कैसे घूम रहा है? छोड़िए ना सारी चीजें, ये आदमी खुला कैसे घूम रहा है भाई? वो दर्द है हमारे सर में। ये दंगों की धमकी, ये तो नरसंहार की धमकी दे रहा है खुलेआम। ये कह रहा है हिंदुओं को, ये कह रहा है कि हिंदुओं को जगह नहीं मिलेगी हिंदुस्तान में। हुआ तो हुआ, 84 ये सारे इकट्ठे हो गए, हम पैदाइशी लड़ाकू हैं। सलमान खुर्शीद हो चाहे सैम पित्रोदा हो, वो कहते हुआ तो हुआ,
सलमान मैं खुर्शीद ने बताऊं, तो ये तक कह दिया कि मैं बड़ा खुश हूं। ये बरेली वाले जहरीले मौलाना पर ये सन्नाटा तो सेकुलर लॉबी का होगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं की गई है। ये भी मानना पड़ेगा आप लोगों को। वहां से सेकुलर सन्नाटा है, तो यहाँ से भी कोई उस तरह का आक्रोश नहीं आया। हरिद्वार पर सबको आक्रोश था, इस पर सारे खामोश हैं। तमाम सांप्रदायवादियों को जवाब मिल जाता है। वारिस पठान मैं बोलूं, अवस्थी जी का हो गया हो तो मैं बोलूं। हो गया वारिस पठान। अमन भाई, आपने तो दो समुदाय को टीवी के चैनल पे बैठ के इतना बांट दिया, आपने इस तरफ और उस तरफ की बात कर दी। आपने को इस तरफ कर दिया, आपने को उस तरफ कर दिया। आपने कहा इस तरफ तो काफी सारे केसेस हो गए और उस तरफ क्या हुआ, आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। तो मैं बताता हूँ ना, एक हिंदुस्तान है इधर और एक है मौलाना तौकीर रजा की साइड वाला। आप मौलाना तौकीर रजा की तरफ तो नहीं है ना। आपको बता रहा हूँ कि आपने जो कहा कि बताओ मुझे कोई एक भी केस जिसके अंदर किसको सजा हुई हो या जेल गया हो, तो मैं आपको बताता हूँ ना, एग्जांपल देता हूँ। आप रिसर्च नहीं करके आए, थोड़ा रिसर्च करते तो आपको पता होता। अकबर ओवैसी साहब की स्पीच पे उन पे FIR हुआ। अकबर ओवैसी साहब लंदन में इलाज करा रहे थे, अपना इलाज छोड़कर आए हैदराबाद में, सरेंडर किए जाके पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में गए, उनको 42 डेज जेल में रखा गया, बेल पे बाहर आए, इतने सालों से केस चला, अब जाके एक्विट हुए। क्या इसी तरह यति नरसिंह को कभी आपने अरेस्ट किया है क्या इसी तरह जो हरिद्वार में हेड स्पीच देने वाले को कभी बीजेपी की सरकार अरेस्ट करेगी? और मेरे सवाल का जवाब देखिए, सुधांशु जी ने भी नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया। लखीमपुर पे ये जो योगी ने 80 बनाम 20 कहा है, तो ये 80 वाले हैं या 20 वाले हैं, इस पे जवाब नहीं दिया। तीसरी बात नंबर ये है अमन भाई, अब बीजेपी अपने असली मुद्दों पे आई है। अभी 5 साल से कुछ काम नहीं किया, तो अब अपना असली टारगेट गाय, गंगा, दंगा, मंदिर के नाम पे, राम जी के नाम पे 2 से लेके 350 पर आ गए। अब वही राम जी के नाम पर मंदिर के अंदर चंदे का कितना बड़ा घोटाला कर दिया। अमन भाई, आप ही की तरह मेरे हिंदू भाई बहन पर जाना है। सुधांशु जी, मुझे ब्रेक पर जाना है। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है। वारिस भाई जवाब ले लेता, मुझे ब्रेक पर जाना है। 80-20 पर अटके हो गया, वो वीडियो आज भी एक्शन होगा उन पे। चलिए, को कब अंदर डाला जाएगा? जेनोसाइड का जो कॉल देते हैं मुसलमानों के नरसंहार का, उनके खिलाफ सुधांशु जी कब सुधांशु त्रिवेदी वारिस सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने सिर्फ ये एग्जांपल दिया कि आपने कितने जलवाए जलाल से बोला कि एक्विटल हो गया। वीडियो देखने के बाद कोई बहुत कम अक्ल व्यक्ति भी समझ सकता है कि एक्विटल हो कैसे सकता है, जब तक उस समय की सारी सरकारों ने मिली भगत करके आपको बचाने की कोशिश न की हो, क्योंकि उस समय भी MIM कांग्रेस के साथ थी और गठबंधन नहीं तोड़ा था। तो बस साफ है, जब गठबंधन नहीं तोड़ा तो एक्विटल होने में कौन सी बात है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो फिर आप कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये फिर बहुत छोटी चीज है। यहाँ एक प्रदेश के चुनाव, प्रदेश की राजनीति नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये बताइए, ये तो आपने वाकई करके दिखाया है। भारत के बाहर देख लीजिए, अफगानिस्तान में बहुत खत्म हो गए, जिस दिन इतिहास उठा लिया था उस दिन हाथ, और बर्मा के रोहिंग्या प्रोविंस में बौद्धों खत्म कर दिया। हिंदू की तो बात नहीं है ना। बोलिए, उधर की बात ना कर सुधांशु जी, तू इधर उधर की बात ना कर। ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे बताइए। बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय विषय है, आप खंडन कर उसको छोटा करने का प्रयास सपा, बसपा, कांग्रेस आई जैसे मौसेरे भाई मिलकर स्वार्थ में करते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मीडिया पर दी। साथ ही उन्होंने बताया कि वो फिलहाल घर पर ही क्वारंटीन हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर सियासत गर्मा गई। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यूपी में लड़ाई 80 बनाम 20 की है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में 80% वोट बीजेपी को मिलने वाले हैं। ब्राह्मण बीजेपी को क्यों वोट डालेगा? देखिए, ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। सीएम योगी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने उन पर निशाना साधा। ये जो 80 और 20 कह रहे हैं, ये आप देखेंगे कि हमारी तरफ 60 होंगे, उनकी तरफ 40 होंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इस बैठक में हिसार से दिल्ली तक नई रेल लाइन बनाने पर चर्चा हुई। दिल्ली से हिसार तक की जो नई रेलवे लाइन
बनाने की बात आई है। उसमें एक नया सुझाव भी आया है जिसके ऊपर अब विचार करेगा डिपार्टमेंट के। उस हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसके बाद कई पर्यटक बीड़ बिलिंग में भी बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए। दिल्ली की तिहाड़ और मंडोली जेलों में 46 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा 43 जेल कर्मचारियों में भी कोरोना के लक्षण पाए गए। यूपी चुनाव के बीच शाहजहांपुर में पुलिस ने पिछले 24 घंटों में 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन पर अवैध शराब बनाने और लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। 428 लीटर अवैध शराब को बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना संकट पर कुछ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें कोरोना वॉर रूम को फिर शुरू करने के निर्देश दिए गए ताकि कोरोना के मामलों पर नजर रखी जा सके और लोगों को समय पर इलाज मिल सके। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर दिए बयान पर सियासी घमासान मच गया। एक रोज पहले उन्होंने तेलंगाना के वरंगल में ओवैसी पर सीधा हमला बोला था। निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा, वो दिन ज्यादा देर नहीं है। हिमंत बिस्वा शर्मा के दिए इस बयान पर AIMIM की तरफ से भी पलटवार किया गया। ये सिर्फ ध्रुवीकरण करके, नफरत की राजनीति करके, मुसलमान वैसी करके राजनीति कर रहे हैं। देश भर में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से आंध्र प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोरोना के मामले सामने आने के बाद अपने 67 ट्रेनिंग सेंटर फिलहाल बंद करने का फैसला लिया। पिछले दिनों पटियाला और बेंगलुरु के स्पोर्ट्स सेंटर में कई एथलीट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दिल्ली के भारत नगर इलाके में एक आदमी पर अपने बीमार बेटे की हत्या करने का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के सिवान में अचानक कई कौवों की मौत से लोग दहशत में आ गए। वहां जमीन पर एक साथ ये कौवे मरे पाए गए। एक बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए भयभीत है लोग यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई मुठभेड़ में कुल 2 आतंकी मारे गए। इनमें एक आतंकी इमाद भी शामिल है, जिसने पिछले महीने पुलवामा में एक पुलिस वाले पर हमला किया था। दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गईं। वहां सेना के बैंड दस्ते ने अभ्यास किया। पश्चिम बंगाल में कुछ पुलिस वालों को कोरोना होने के बाद कोलकाता पुलिस ने एक नई पहल की। वहां अब थाने जाने के बजाय व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत दर्ज की जा सकेगी। इसके लिए हर थाने को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। कोलकाता पुलिस ने जो काम किया बहुत ही अच्छा किया। लोगों को अभी थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। गुजरात के अमरेली में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली 9 भट्टियां पकड़ी। पुलिस ने वहां ड्रोन कैमरों की मदद से ये कार्रवाई की और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को चुनाव चिन्ह मिल गया। उनकी पार्टी को चुनाव आयोग ने हॉकी स्टिक का चिन्ह दिया। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बाद वहां के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना के कई इलाकों में गए और लोगों से हाथ जोड़कर कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। टीका नियत समय पर जरूर लें, सबसे जरूरी काम। दूसरा, मास्क जरूर लगाएं। गोवा चुनाव के बीच 2 बीजेपी विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में वहां के मंत्री माइकल लोबो भी शामिल हैं। चर्चा है कि लोबो जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। टुडे आई हैव रिजाइन्ड एज अ मिनिस्टर इन दिस कैबिनेट। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना के एंटीजन टेस्ट की कीमत तय कर दी। अब वहां निजी लैब एंटीजन टेस्ट के लिए 50 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगी। पंजाब के मोगा में एक मोटरसाइकिल पर बैठा आदमी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के काफिले के सामने गिर गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रुकवाया और घायल की मदद की। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल में सड़क हादसे में जख्मी हुए एक शख्स की मदद की और उसे अपनी गाड़ी से अस्पताल लेकर पहुंचे। मंत्री जी ने उठा के ना फिर मुझे कार में बिठाया और उनके अफसरों ने मुझे उठाया था। हादसा राजभवन के पास हुआ, जहां एक कार ने एक लड़के को टक्कर मार दी और वहां से गुजर रहे कमल पटेल ने उसे घायल हालत में सड़क पर पड़ा देखा, जिसके बाद उन्होंने इसका इलाज करवाया। ये जिम्मेदारी है एक नागरिक को, हर व्यक्ति को करना चाहिए। बुलीबाई ऐप केस में गिरफ्तार आरोपी विशाल कुमार झा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद उसे मुंबई के क्वारंटीन सेंटर में भर्ती करा दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो घर पर क्वारंटीन हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के काम में लगे 100 लोगों को
जूट से बने जूते भेजे। ये तोहफे तब भेजे गए जब पीएम को ये पता चला कि इन लोगों ने मंदिर की वजह से वहां नंगे पैर काम किया। ड्रग्स केस में घिरे अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल होने के दिए संकेत। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मौर्य का अपनी पार्टी में किया स्वागत, तो मौर्य के समर्थन में 3 और विधायकों ने दिया इस्तीफा। दिल्ली में टिकट पर मंथन के लिए बुलाई गई बीजेपी की बैठक में उठा नाराज विधायकों का मुद्दा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को नाराज नेताओं को मनाने का जिम्मा। कोरोना की चपेट में आई मशहूर गायिका लता मंगेशकर, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती। पीएम मोदी ने फोन कर जाना हालचाल की तारीफ की, जिसमें उन्होंने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। ये वीर बाल दिवस गुरु गोबिंद सिंह के बेटों की शहादत की याद में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री की शलाघा और धन्यवाद करना। बिहार के मधेपुरा में कोरोना वैक्सीन की 12 डोज लगवाने का दावा करने वाले ब्रह्मदेव की तलाश में पुलिस ने छापे मारे। हालांकि वो घर पर नहीं मिले, जिसकी वजह से पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बीच रुड़की नगर निगम के 14 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इनका आरोप है कि कुछ पार्षद विकास कार्यों में अड़ंगा लगा रहे हैं। सरकार भाजपा की है यहाँ, उसके बावजूद हमारे वार्डों के विकास कार्य निरस्त किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी और कोरोना की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई। ऐसे में केंद्र ने कोरोना के मामलों पर अलर्ट रहने को कहा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खास ध्यान देने का सुझाव दिया। लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट की वजह से बिहार विधान परिषद को भी 17 जनवरी तक बंद कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। साथ ही उन्होंने बताया कि वो फिलहाल घर पर ही क्वारंटीन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर सियासत गर्मा गई। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यूपी में लड़ाई 80 बनाम 20 की है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में 80% वोट बीजेपी को मिलने वाले हैं। ब्राह्मण बीजेपी को क्यों वोट डालेगा? देखिए, ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। सीएम योगी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने उन पर निशाना साधा। ये जो 80 और 20 कह रहे हैं, ये अब देखेंगे कि हमारी तरफ 60 होंगे, उनकी तरफ 40 होंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इस बैठक में हिसार से दिल्ली तक नई रेल लाइन बनाने पर चर्चा हुई। दिल्ली से हिसार तक की जो नई रेलवे लाइन बनाने की बात आई है, उसमें एक नया सुझाव भी आया है, जिसके ऊपर अब विचार करेगा डिपार्टमेंट के। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसके बाद कई पर्यटक बीड़ बिलिंग में भी बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए। दिल्ली की तिहाड़ और मंडोली जेलों में 46 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा 43 जेल कर्मचारियों में भी कोरोना के लक्षण पाए गए। यूपी चुनाव के बीच शाहजहांपुर में पुलिस ने पिछले 24 घंटों में 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन पर अवैध शराब बनाने और लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। 428 लीटर अवैध शराब को बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना संकट पर कुछ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें कोरोना वॉर रूम को फिर शुरू करने के निर्देश दिए गए, ताकि कोरोना के मामलों पर नजर रखी जा सके और लोगों को समय पर इलाज मिल सके। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर दिए बयान पर सियासी घमासान मच गया। एक रोज पहले उन्होंने तेलंगाना के वरंगल में ओवैसी पर सीधा हमला बोला था। निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा, वो दिन ज्यादा देर नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा के दिए इस बयान पर AIMIM की तरफ से भी पलटवार किया गया। ये सिर्फ ध्रुवीकरण करके, नफरत की राजनीति करके, मुसलमान वैसी करके राजनीति कर रहे हैं। देश भर में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से आंध्र प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोरोना के मामले सामने आने के बाद अपने 67 ट्रेनिंग सेंटर फिलहाल बंद करने का फैसला लिया। पिछले दिनों पटियाला और बेंगलुरु के स्पोर्ट्स सेंटर में कई एथलीट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दिल्ली के भारत नगर इलाके में एक आदमी पर अपने बीमार बेटे की हत्या करने का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
बिहार के सिवान में अचानक कई कौवों की मौत से लोग दहशत में आ गए। वहां जमीन पर एक साथ ये कौवे मरे पाए गए। एक बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए भयभीत है लोग यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई मुठभेड़ में कुल 2 आतंकी मारे गए। इनमें एक आतंकी इमाद भी शामिल है, जिसने पिछले महीने पुलवामा में एक पुलिस वाले पर हमला किया था। दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गईं। वहां सेना के बैंड दस्ते ने अभ्यास किया। पश्चिम बंगाल में कुछ पुलिस वालों को कोरोना होने के बाद कोलकाता पुलिस ने एक नई पहल की। वहां अब थाने जाने के बजाय व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत दर्ज की जा सकेगी। इसके लिए हर थाने को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। कोलकाता पुलिस ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया। लोगों को अभी थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। गुजरात के अमरेली में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली 9 भट्टियां पकड़ी। पुलिस ने वहां ड्रोन कैमरों की मदद से ये कार्रवाई की और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को चुनाव चिन्ह मिल गया। उनकी पार्टी को चुनाव आयोग ने हॉकी स्टिक का चिन्ह दिया। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बाद वहां के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना के कई इलाकों में गए और लोगों से हाथ जोड़कर कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। टीका नियत समय पर जरूर लें, सबसे जरूरी काम। दूसरा, मास्क जरूर लगाएं। गोवा चुनाव के बीच 2 बीजेपी विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में वहां के मंत्री माइकल लोबो भी शामिल हैं। चर्चा है कि लोबो जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। टुडे आई हैव रिजाइन्ड एज अ मिनिस्टर इन दिस कैबिनेट। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना के एंटीजन टेस्ट की कीमत तय कर दी। अब वहां निजी लैब एंटीजन टेस्ट के लिए 50 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगी। पंजाब के मोगा में एक मोटरसाइकिल पर बैठा आदमी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के काफिले के सामने गिर गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रुकवाया और घायल। तो सांप्रदायिकता का जहर किसकी लहर, चुनाव में किसने जहरीला रंग डाला, चुनावों को हिंदू मुसलमान कौन बना रहा है, सांप्रदायिक कौन बनाने की कोशिश कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, बना कोई भी रहा हो, आपकी तो बल्ले बल्ले है ना भाई, ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है, इसलिए आप भी 80 बनाम 20, मतलब बना कोई भी रहा हो आपकी बल्ले बल्ले है। इस पिच पर तो बीजेपी अच्छा खेलती है। फिर साधना देखिए अमन जी, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ चुनावी हार जीत के राजनीति का विषय नहीं है। ये देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस प्रकार की कट्टरपंथी मुस्लिम राजनीति के लिए प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति हुई है, उसने देश का बहुत नुकसान किया। 60-70 सालों में हर दल ने यह दिखाने का प्रयास किया कि तुमसे ज्यादा कट्टर एलिमेंट्स को हम समर्थन कर सकते हैं, और आज स्थिति यहाँ तक आ गई कि आतंकवाद का समर्थन भी करने के लिए कांग्रेस खड़ी होती है तो अखिलेश की सरकार आकर आतंकवादियों से केसेस तक विड्रॉ करती है। अब आप बताइए, इसलिए ये विषय राजनीति से बहुत ऊपर का है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बल्ले बल्ले का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय है, और इसलिए हमारी इस विषय के ऊपर प्रतिबद्धता असंदिग्ध है विगत लंबे समय से, और हम इसीलिए इस पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सफल हो पाए। जो अभी अभिनिदेश जी कह रहे थे, इनके जमाने में देश के हर शहर में हर जगह धमाके होते थे, आतंकवादी गतिविधियां होती थी। हमारी सरकार आने के बाद दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों को छोड़कर बाकी जगहों के ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में प्रभावी नियंत्रण आया है, और वो होना बंद हो। प्रतिबद्धता होती तो ये खुला घूम रहा होता तौकीर रजा। आ रहा हूं साधना जी, 1 मिनट। प्रतिबद्धता होती तो खुला घूम रहा होता। जैसी कार्रवाई, जैसी त्वरित कार्रवाई हरिद्वार मामले में हुई सर, जैसी त्वरित कार्रवाई हरिद्वार मामले में हुई या रायपुर मामले में हुई, वैसी कार्रवाई बरेली वाले मामले में क्यों नहीं हुई? सरकार भी आपकी है। देखिए, मेरा मानना यह है कि आपका यह विषय, यह प्रश्न एकदम जायज है। जैसे ही यह विषय प्रशासन के संज्ञान में आया होगा तो इसके ऊपर प्रशासन उपयुक्त और विधिसम्मत कार्रवाई अवश्य करेगा। बोलिए आप साधना जी, बोलिए आप साधना भारती जी, अब आप बोलिए। जी आदरणीय सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। पहली बात ये कि देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत को चरितार्थ करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात, इन्होंने आतंकियों की बात की, तो आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तो संसद में आपने बिठा रखा है, और बुरहान वानी का भाई जब मारा गया तो उसके परिवार को मुआवजे की घोषणा जब की गई तो पीडीपी और भाजपा की सरकार थी जम्मू कश्मीर में। भूल जाते हैं क्या? तो आतंकवादियों की किस तरह से संरक्षण करने का काम आप करते हैं वो सब जानते हैं। और आतंकवादी घटनाएं कितनी हैं आपके शासन में हुए, लाल किले से लेकर जम्मू के रघुनाथ मंदिर, गुजरात का अक्षरधाम मंदिर, देश के संसद भवन में आतंकवादी किस तरह घुसे, सबने देखा है। दूसरी बात ये कि भाजपा की बल्ले बल्ले इसीलिए हो जाती है अमन जी, क्योंकि हिंदू मुसलमान छांटना पाटना काटना ये इनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसी राजनीति को करने का काम करते आए हैं। आज ये मैं कहना चाहती हूँ, पहली बात, वोट जी भी हमारे पीएम मोदी जी को, आदरणीय सुधांशु जी आप धन्यवाद करें
कर दीजिएगा, क्योंकि बेतहाशा महंगाई की मोदी मार और कोरोना के कहर में भी जिंदा है जनता। और आज जनता की है ये हुंकार कि महंगाई की मोदी मार और करोड़ों लेकर चोर फरार, तो कैसे हैं ये चौकीदार? बड़े बड़े सेठों के पीएम है हमारे सरदार। तो अब आप बता दीजिए कि डीजल पेट्रोल आजादी के बाद 100 के पार, महिलाओं पे हो रहा अत्याचार, गृह मंत्री है कातिलों के यार। तो देश में अब हाहाकार और इन पे जवाब दीजिए, बंद कीजिए अत्याचार और शर्म कीजिए मोदी सरकार और योगी सरकार। तो आज ये सवालों से भागने के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है इन्हें, हिंदू मुसलमान करना, बांटने छाटने की बात करना। तो आज ये समझना पड़ेगा। आप मुझे पहले तो ये जवाब देकर जाइए यहाँ से कि आप राम जी को दशरथ जी का पुत्र मानते हैं कि नहीं, या फिर सत्ता की चाबी के लिए राम जी से भी बड़ी सत्ता की चाबी है आपके लिए? आप ठगबंधन जारी रखेंगे, मात्र चुनावी वैतरणी, चुनावी गंगा पार करने के लिए बैठ गए हैं जाकर नाव में? तो इसका जवाब भी आपको देना होगा। और बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार, ये महिला विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है और छोटे व्यापारियों के विरोधी है। मैं नहीं कह रही, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी इनकी पार्टी से उन्होंने लिखा है इस्तीफा देते हुए पत्र में, तभी उन्होंने पार्टी छोड़ी, 3 विधायक छोड़ गए इनकी पार्टी, इसीलिए छोड़कर गए। तो आज की स्थिति में अंतिम सवाल पूछ रही हूँ, अंतिम सवाल सुधांशु जी से पूछ रही हूँ कि पिछले चुनाव में 2017 में आप 4 चेहरों के साथ चुनाव में आए। ब्राह्मणों के लिए आप आए कलराज मिश्र, ठाकुरों के लिए राजनाथ सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य मौर्यों के लिए और लोधी निषादों के लिए उमा जी के चेहरे को आगे करके आपने खूब जातिवाद किया। लेकिन जब चुनाव जीते तो आप उत्तराखंड से आयातित करके ले आए योगी आदित्यनाथ जी को। तो अब मैं पूछती हूँ, अगर महिलाओं का सम्मान करते हैं तो क्या हो सकता है कि आगे उमा भारती जी आपके सीएम का चेहरा बने? क्योंकि सीएम तो आपका नहीं बनेगा, जैसा आपने उत्तर प्रदेश में आपने जिस तरह से मचा के रखा है, चाहे वो चंदा चंपत घोटाला हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई। जी बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, प्लीज लीजिए। बस ये जल्दी बुरहान वानी को आतंकवादी कह गई, आप वो पार्टी में मुझे नहीं पता। जवाब देता हूँ साधना जी, आपको पता नहीं है प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे कोई आतंकवाद का केस नहीं था। मकोका केस आपके जमाने में न्यायालय द्वारा निरस्त हो गया। मकोका का केस आपकी सरकार के समय में न्यायालय द्वारा निरस्त हो गया था। झूठा केस अदालत के द्वारा आपकी सरकार में निरस्त हो गया। चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए, 8 साल तक चार्जशीट नहीं फाइल हुई थी दूसरे केस में। तो ये देखिए तरीका गलत है। एक मिनट रुकिए, मैं शांत कराता हूँ, एक मिनट रुकिए सुधांशु जी, एक मिनट मैं शांत कराता हूँ। साधना जी आप दोनों स्काइप पर हैं, सुनिए एक मिनट ऑडियो बंद कर दीजिए। साधना जी आप दोनों स्काइप पर हैं, अगर एक जना दूसरे पर बोलेगा तो लोग देख नहीं पाएंगे, इसलिए आप शायद 2.5 मिनट बोली, वो बिल्कुल नहीं बोले। अब झूठ सच जनता तय करेगी, आप मत तय करिए ना, आपको नहीं टोका ना उन्होंने, बस अब ऐसे नहीं हो पाएगा। साधना जी आप 2.5 मिनट बोली, सुधांशु जी कुछ नहीं बोले, ऐसे नहीं होता है। सुधांशु जी आप बोलिए, स्काइप पर हैं वो, ऑडियो वाला है। सुधांशु जी अब आप इन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह के बारे में बिल्कुल झूठ बोला, उन पे कोई आतंकवाद का केस नहीं था, अनलॉफुल एक्टिविटीज का केस बचा था। आतंकवाद का मकोका केस इन्हीं की सरकार के दौरे हुकूमत में न्यायालय के द्वारा निरस्त हो गया था। झूठे केसेस लगाने में लोग माहिर हैं। हिंदू आतंकवाद के विषय के ऊपर बहुत बहस हो चुकी है। अब मैं दूसरी बात के ऊपर आता हूं, महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ये बताइए, मैं दर्शकों से कहता हूं, आज जाके चेक करिए, आज जो एलपीजी के सिलेंडर का दाम है और जिस समय इनकी सरकार थी जनवरी 2014 1241 रुपए था, जबकि आज दुनिया में पेट्रोलियम का संकट इतना बड़ा है कि भारत ने अपना ऑयल रिजर्व नहीं खोला है, अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला है। मैं चुनौती से इनसे पूछता हूं, बता सकते हैं दुनिया में कभी आपको ध्यान हो कि अमेरिका और रशिया ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को खोला हो? उसके बावजूद आज कीमत उस जमाने में 2014 से कम है। और बेरोजगारी की बात, अरे राजस्थान में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आके कांग्रेस कार्यालय में बेरोजगार आके बेचारे छाती पीटते हैं, क्योंकि कहा था 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, 3.25 साल हो गए, दे दिया? नहीं दिया। जहां तक महंगाई की बात है, आज महंगाई की दर 4.8 है। जब कोरोना काल है उसके बावजूद जब आपने सरकार छोड़ी थी, उससे कम महंगाई की दर है, उससे बेहतर विकास की दर है। इसलिए इस मुद्दे के ऊपर जनता को अच्छी तरह पता है। और जहां तक आपको कहने की बात है, अरे राम से आपका क्या मतलब है? राम से, अरे भगवान राम का जो नाम महात्मा गांधी की समाधि में लिखा है राम, आपने तो राम राज्य कहने वाले महात्मा गांधी को झूठा साबित कर दिया। अरे कब तक उसके लिए तो माफी मांग लीजिए, गांधी सामने लगा घूम रहे। महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम, समाधि पे लिखा हे राम। जब आपने न्यायालय में कहा राम नहीं थे, तो महात्मा गांधी कह उठे हे राम। अरे राम से तो आपका कोई लगाव नहीं है, गांधी के लिए तो बोल दीजिए ना। महात्मा गांधी की आत्मा के हत्यारे, गांधी परिवार को मुर्दाबाद बोलिए, मैं गोष्ठ मुर्दाबाद बोलने को तैयार हूँ। गांधी एक शरीर नहीं था, गांधी एक वैचारिक अधिष्ठान थे। उनको राष्ट्रपिता, 2 पैर 2 हाथ वाले आदमी को नहीं कहा जाता था, जिन विचारों के लिए कहा जाता था राम उसके प्रतीक थे। गांधी की आत्मा की हत्या,
गांधी परिवार ने की। आप कहिए आत्मा का हत्यारा मुर्दाबाद, मैं कहूंगा शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद। बोलिए। अब वारिस पठान, अभी टाइम नहीं है बोलने का। वारिस पठान और अवनीश अवस्थी, आप दोनों को आखिरी में कंक्लूडिंग कमेंट दे रहा हूँ। वारिस पठान, आप लोगों को बी टीम कहा जाता है, आप लोग मदद पहुंचाते हुए बीजेपी। हाँ वारिस पठान आप बोलिए। अरे अमन भाई देखिए, बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारेगी। 10 मार्च को योगी अपने मठ चले जाएंगे और इंशाल्लाह यूपी के आवाम की हो गई है बल्ले बल्ले, और 10 तारीख के बाद हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि यूपी की आवाम को जो इतना 5 साल से उन्होंने तकलीफ दी, पेट्रोल डीजल गैस के भाव को इतने बढ़ा दिए, उसका हिसाब जनता मांग रही है। हमने तैरती हुई लाशों को देखा। अवनीश अवस्थी 30 सेकंड। योगी मठ चला जाएगा, मोदी चले जाएंगे, कौन बचाने आएगा? अभी बोल रहे वारिस भाई। यही कह रहे हैं कि तुम लोगों को कौन बचाने आएगा। ये हम 15 करोड़ हैं, तुम 85 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, तुमको बचाने कौन आएगा? योगी मठ में चला जाएगा, ये इनका मुख्य मुद्दा है। बाबर राज आएगा, ये इन्होंने कह दिया है। महत्वपूर्ण बात यह, अमन जी, पिछले 70 वर्षों में इस बात पर बहस नहीं हुई कि महाराणा प्रताप के नाम पर देश में आपको नई दिल्ली में कोई मार्ग नजर नहीं आएगा, लेकिन औरंगजेब, बाबर। चलिए मेरे को वाइंड अप करना है। सौवात के एक बात किशोर राजवाणी के साथ। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। यूपी में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिनको पार्टी की ओर से मनाने